हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 23वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अक्षराज ने कृति को छोड़ दिया और उसे देखते हुए बोला, सब यही सोचेंगे कि अक्षराज ठाकुर कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। ये कहते हुए अक्षराज जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं कृति चुपचाप उसको देखती रह गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था पूरी तरह से। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कृति और सीमा जी सबको डिनर परोस रही थी। तभी बलराज ठाकुर अक्षराज की तरफ देखते हुए बोले, उम्मीद है तुमको खबर मिल गई होगी, लेकिन फिर भी हम ये बता सकते हैं। बलराज ठाकुर की आवाज़ सुन सब उसको देखने लगे सिवाय अक्षराज के। वो अभी भी चुपचाप अपने खाने को देखे जा रहा था। पर अब तो बलराज ठाकुर और सबको ये आदत हो चुकी थी अक्षराज की। मालती जी बलराज ठाकुर से बोली, बोलो क्या कहना चाहते हो बलराज? यही कि ठाकुर खानदान का हर एक शख्स 3 दिन बाद होने वाली अभिनय चौधरी की शादी में शामिल हो। बलराज ठाकुर का फैसला सुनते ही मालती जी गुस्से से बोली, कोई नहीं जाएगा चौधरी महल। उसका ये गुस्सा देख सब एक पल के लिए चुप हो गए। जहाँ उनके अक्ष की खुशियाँ बर्बाद हुई थी, उसकी ज़िंदगी उसे छीन ली गई थी। दोबारा उस जगह कैसे जा सकते थे वो लोग? अब अगले ही पल अक्षराज ने ऐसा कुछ कहा जिसको सुन सब लोग चौंक गए, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नहीं दादी, हम सब जाएंगे चौधरी महल। लेकिन दादी अभी कुछ कह ही रही थी कि अक्षराज ने दोबारा से कहा, ये हमारा आखिरी फैसला है दादी। ये सुनते ही सब चुप हो गए। कृति भी एकटक अक्षराज को ही देखे जा रही थी। वो तो अभी अक्षराज को ये बात बताती ही थी, पर शायद अक्षराज पहले से ही सब कुछ जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज ये शादी अटेंड क्यों करना चाहता है। क्या अक्षराज को ये शादी रुकवानी नहीं चाहिए? साक्षी बिल्कुल भी अभिनय के लिए सही लड़की नहीं है। कुछ ही पलों में डिनर खत्म कर सब अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। अब बस कृति की ही किचन में थी, जो सारा काम खत्म करवा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से अक्षराज की आवाज़ आई, कृति। कृति ने अपना सर घुमाया और अक्षराज को देखा, जो उसे ही एकटक देख रहा था। वो किचन से निकलकर उसके पास आते हुए बोली, हाँ अक्ष बोलिए, कुछ चाहिए था आपको? कृति का सवाल सुनते ही अक्षराज ने धीरे से कहा, हाँ तुम। ये सुन कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वापस से किचन की तरफ देखा, मानो कोई देख तो नहीं रहा हो उसे। पर तभी अक्षराज ने कृति की चिन को पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, कोई नहीं देख रहा हमारे सिवाय, और ना ही किसी की हिम्मत है। ये सुन वापस से कृति का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए? अक्ष, हम बस अभी कमरे में ही आ रहे थे। कमरे में नहीं, बाहर जाना है हमें, अक्षराज ने कृति को देखते हुए कहा। ये सुनते ही उसकी आंखें छोटी हो गई और बोली, क्या इस वक्त, वो भी बाहर? फॉर अ लॉन्ग नाइट टाइम विथ माई बीवी। क्या हम एक रात अपनी बीवी से मांग नहीं सकते? अक्षराज ने अपनी इंटेंस डार्क ब्लैक आई से कृति को एकटक देखते हुए कहा। उसने इस तरह से ये शब्द कहे थे कि कृति का पूरा दिल जोर से धड़कने लगा। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अक्षराज के बालों में अपने हाथ फेरते हुए बोली, जरूर कर सकते हैं। एक रात क्या, हमारा हर रात, हर दिन, हर सुबह शाम, पूरी ज़िंदगी बस आपके नाम कुर्बान है अक्ष। कृति की ये लाइन सुनते ही अक्षराज के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। अगर अभी वो दोनों हॉल में नहीं होते तो कृति पक्का उसके नाम का मौन कर रही होती, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक झटके से कृति को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। कृति के हाथ अक्षराज की शर्ट पर फंस गए और उसने जल्दी से कहा, अक्ष, हमारा काम वो सब देख लेंगे कृति, तुम बस हमारी फिक्र करो। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति के बालों पर किस किया, जिसको फील करते ही कृति चुपचाप अक्षराज की बाहों में सिमट गई। अक्षराज ने अपनी थार का दरवाज़ा खोला और कृति को सीट पर आराम से बिठाया। खुद भी दूसरी ओर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उनकी कार ठाकुर हवेली से बाहर आ चुकी थी। कृति बाहर खिड़की से देख रही थी।
रात के इस पहर भी बेगूसराय बहुत चमक रहा था और ये पहली बार था जब वो अक्षराज के साथ रात के इस वक्त कहीं बाहर जा रही थी, या फिर ये कहे कि एक नाइट डेट पर जा रही थी। कृति ने एक नज़र कार के म्यूजिक सिस्टम को देखा, फिर उसे जल्दी से ऑन कर दिया और अगले ही पर कार में म्यूजिक चलने लगा, जिसके बोल सुन अक्षराज की नज़र कृति के ऊपर अपने आप ही चली गई। ऐसे ही 20 मिनट गाड़ी चलने के बाद अक्षराज ने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी को रुकता देख कृति की नज़र कार से बाहर चली गई। वहीं अक्षराज कार से निकल कृति की तरफ आया और उसे कार से निकालते हुए बोला, क्या ये जगह याद है तुम्हें कृति? अक्षराज का ये सवाल सुनते ही कृति ने अपनी नज़र उस जगह पर घुमाई और उसकी आंखें चमक उठी। आखिर ये वही जगह थी जहां उसने अक्षराज के होठों को पहली बार अपने होठों से चूमा था, जहां उनकी पहली किस थी, जहां दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग को कबूल किया था। वो उस दिन उजाले में आई थी। उस दिन की खूबसूरती कुछ अलग थी और आज रात की बात ही कुछ और है। अक्षराज ने धृति का हाथ पकड़ा और आगे की ओर चला गया। वो दोनों अभी एक पहाड़ी पर खड़े थे जहाँ से पूरा बेगूसराय दिख रहा था। पहाड़ी के किनारे में वो वही बेंच लगा हुआ था और उसके बगल में वही बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ था, जिसकी कुछ पत्तियां हवा चलने की वजह से बार बार गिर रही थी। चांद की रोशनी से पूरा वो पेड़ हिल और जगमगा रहा था और चांद की हल्की हल्की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। कृति की आंखों के सामने उसकी पहली किस की यादें घूम रही थी। उसकी पकड़ अक्षराज के हाथों पर कस चुकी थी। ये महसूस करते ही अक्षराज ने उसे अपने हाथों से निकालते हुए उसके कंधे पर लपेट दिया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, हमारी सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी हैं इस जगह से धृति, और ये अब हमारे लिए और भी स्पेशल हो चुकी है। ये कहते हुए अक्षराज ने उसे पकड़ वहीं बेंच पर बैठाया और खुद अपना सर उसकी गोद में रख बेंच पर लेट गया। कृति को यहाँ आकर खुशी तो बहुत मिली थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज उसे यहाँ लाया क्यों है। उसने धीरे से अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे के लिए कुछ चमक आकर चला गया और उसने कहा, कुछ बातें करनी है तुमसे और अपनी बीवी के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए। हमको किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं अक्ष, क्या कहना है आपको? अक्षराज ने 2 पल के लिए कृति के चेहरे को देखा, फिर चांद की तरफ देखते हुए कहा, जैसा ही तुम्हें अब पता है अभिनय की शादी 3 दिन बाद है, पर वो दिन मामूली दिन नहीं है। मतलब? अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज उसे कहना क्या चाहता है। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली, फिर कृति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मतलब कि हम जो अभी कहने वाले हैं वो तुमको हर हाल में याद रखना है, और ये भी याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा अक्ष हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनते ही कृति के चेहरे का रंग उड़ने लगा और अगले ही पल अक्षराज ने जो कहा वो सुन कृति के होठों पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने अपनी पकड़ अक्षराज के हाथों पर कसते हुए कहा, हम अक्ष, हमको आपके ऊपर खुद से ज़्यादा यकीन है, हम साथ हैं आपके हर कदम पे। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कृति के हाथों को चूम लिया। थोड़ी देर ऐसे ही वहीं रहने के बाद कृति जहाँ ऊपर चांद और सामने की खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी, वहीं अक्षराज एकटक कृति की आंखों में देखे जा रहा था। उसको ऐसा देखता देख कृति उसके गालों को सहलाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं अक्ष? तुम्हारी ये खूबसूरत ब्राउन आइज़। अगले ही पल उसने ये कहा जिसे तुम कृति के चेहरे पर मुस्कान थी। अक्षराज ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में खोते हुए कहा, तुम्हारी आंखें जैसी खूबसूरत आंखें हमने कहीं नहीं देखी है कृति। आखिरी बार इन्हीं आंखों को देखकर तो उसके दिल की धड़कनें पिछले 24 साल में पहली बार धड़की थी। अपनी आंखों की तारीफ सुन कृति की चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई थी। उसने अक्षराज के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, लेकिन हमारी आंखें तो सिर्फ ब्राउन आंखें हैं, तो इसमें खूबसूरत चीज़ क्या है? शाम की वो सुनहरी धूप है तुम्हारी आंखें जो अपने अंदर हमको डुबा बैठी है। शहद की वो मीठी चाशनी है तुम्हारी आंखें जिसकी मिठास में हमको इश्क है। जलता हुआ वो खूबसूरत सितारा है तुम्हारी आंखें जिसकी आग के अंदर अक्षरा ठाकुर खुद को खो चुका है।
हमारे मरने और जीने दोनों की वजह है ये तुम्हारी आंखें। अक्षराज ये कहते हुए कृति के चेहरे को अपने ऊपर झुकाया, उसकी आंखों को चूम लिया। वहीं कृति का दिल ये सुन जोरों से धड़कने लगा। अक्षराज की हर लाइन को सुन अक्षराज की बातों ने हर बार की तरह उसे चुप ही करा दिया। उसे नहीं पता था कि कोई उसकी आंखों को इतनी खामोशी से दीदार कर सकता है और उतनी ही खूबसूरती से उसकी खूबियों की बात कर सकता है। पर ये अक्षराज ठाकुर था और सच में अक्षराज ठाकुर की मोहब्बत होना एक फ़ख्र की बात थी। हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है, अक्षराज ने अपने फ़ोन पर किसी से कहा। दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आई और वो सुनते ही अक्षराज ने अपना सर बालकनी से घुमाते हुए बिस्तर की तरफ कर दिया जहाँ कृति आराम से सोई थी और कहा, हाँ हमने उसे भी बता दिया है। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए पर कहा, पर जो भी हो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर धृति को एक खरोच भी आया तो हमारी बात अपने दिमाग में घुसा लो तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ से फिर से कुछ आवाज़ आई जिसके साथ ही अक्षराज के चेहरे पर आई सिकन और गुस्से की झलक जा चुकी थी। उसने अपने फोरहेड को रब किया और फ़ोन कट कर दिया। उसने एक नज़र ऊपर आसमान चांद को देखा, फिर उसके आसपास बिखरे हुए सितारे को देखकर बोला, आपको बहुत याद करता हूँ माँ, रोज़ करता हूँ। अब आपके वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है माँ। ये कहते हुए अक्षराज वो कुछ देर वहीं एकटक ऊपर आसमान को देखता रहा और फिर खुद ही कमरे में चला आया। उसको नज़र बिस्तर पर आराम से सोई हुई कृति पर गई। ये देखते ही अक्षराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से नींद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, दिख रहा था तो बस धृति के लिए बेशुमार प्यार। ऐसे ही वो काफ़ी देर तक कृति को देखता रहा। करीब रात के 3 बजे उसने कृति को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। आखिरकार से कुछ खास जो शुरू होने वाला था। चौधरी महल, सुबह का वक्त, हर तरफ सजावट का काम चल रहा था। पूरा चौधरी महल नौकरों से भरा था। कोई फूल लगा रहा था तो कोई डेकोरेटिंग लाइट सजा रहा था। आखिर सजाए भी क्यों नहीं। आखिर अभिनय चौधरी की शादी जो थी, हॉल के बीचों बीच लगे झूले पर नाजिया बेगम बैठकर चाय के घूंट पी रही थी। उसके सामने ही विक्रम ठाकुर बैठे थे जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उसके चेहरे को देखते हुए नाजिया बेगम बोली, क्या बात है विक्रम ठाकुर के चेहरे पर खुशी नहीं, लगता है आपके परिवार को याद कर रहे हो। नाजिया बेगम ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही विक्रम ठाकुर नाजिया बेगम को गुस्से के साथ देखने लगे और बोले, कोई परिवार नहीं है हमारा, बस एक जरिया था सब कुछ पाने का जो हमने अब खोया है था। उसका गुस्सा देख नाजिया बेगम के चेहरे पर हंसी आ चुकी थी। आखिर वही जानती थी कि इस विक्रम ठाकुर के चेहरे के एक्सप्रेशन क्या कह रहे थे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि रीमा ठाकुर और साक्षी भी वहां आ पहुंचे। साक्षी ने आगे बढ़ते हुए जल्दी से नाजिया बेगम का आशीर्वाद ले लिया। साक्षी की यह हरकत देख नाजिया बेगम के चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। आखिर वो ही जानती थी कि साक्षी किस तरह की लड़की है और अगर वक्त की कमी नहीं होती तो वह कभी भी साक्षी की शादी अभिनय से ना करती। उन्होंने साक्षी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ हाँ खुश रहो। आखिर बेगूसराय की सत्ता पर राज करने वाले हमारे बेटे अभिनय से जो शादी हो रही है तुम्हारी। अभिनय का नाम सुनते ही साक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शर्माते हुए रीमा के पास चली गई। वहीं उसको ऐसे शर्माता देख रीमा जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, क्योंकि साक्षी ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं थी। अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि नाजिया बेगम की नज़र अभिनय के ऊपर गई जो उन लोगों को इग्नोर करते हुए मेन गेट की तरफ जा रहा था। पर तभी नाजिया बेगम ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अभिनय इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। अभिनय जो चुपचाप बस यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि ये सजावट, ये लाइट्स, ये डेकोरेशन, ये फूल उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे ये उस बात की याद दिला रहे थे कि वो कुछ गलत कर रहा है। पर नाजिया बेगम की आवाज़ सुन उसके कदम बीच में ही रुक गए। वो पीछे मुड़ा और नाजिया बेगम को देखते हुए बोला, वो कुछ काम था साइड पर, वहीं देखने जा रहे हैं। अच्छा तो चले जाना, पहले नाश्ता कर लो हमारे साथ, नाजिया बेगम ने कहा। अभिनय ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सब उसे ही देख रहे थे। वो समझ चुका था कि वो ऐसे मना नहीं कर सकता। उसने अपना सर हाँ में हिलाया
और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। साक्षी अभिनय के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। वो अपने पैरों को बार बार अभिनय के पैरों को छू रही थी, जिसे महसूस कर अभिनय का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। जैसे ही उसका नाश्ता खत्म हुआ, वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोला, हम निकलते हैं अभी। पर एक बार फिर से नाजिया बेगम उसे रोकते हुए बोली, तुम्हारी शेरवानी आ गई है, हमने कमरे में रखवा दी है, एक बार पहन कर देख लो, फिर बता दो, अगर कोई साइज़ कम या ज़्यादा हो तो हम काम करवा देते हैं। अभिनय खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हम बाद में ये सब कर लेंगे, अभी हमको काम है। उसने कहा, धीरे से था पर उसके शब्दों का वजन सबको समझ आ रहा था। नाजिया बेगम ने अब कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। आखिर ये बस और 2 दिन की ही तो बात थी, उसके बाद सब उसके कंट्रोल में ही जो होने वाला था। अभिनय ने अपनी कार निकाली और चौधरी महल से दूर निकल गया, बहुत दूर। कुछ देर की लंबी ड्राइव के बाद वो एक खुले फील्ड के पास पहुंचा। यहाँ दूर दूर तक बस फील्ड ही फील्ड थे, पर इस सब से दूर अभिनय एक दूसरी डायरेक्शन में ही जा रहा था। उसकी नज़र एक कब्र पर गई, जो कि वो एकटक उस कब्र को ही देख रहा था। अभिनय उस कब्र के सामने आकर रुक गया और अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। जैसे ही वो चीज़ उसके हाथ आई, अभिनय अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथों में रखे उस वाइट लिली के फूलों को उस कब्र के ऊपर चढ़ा दिया। हमारी शादी हो रही है, उससे नहीं जिससे हमको मोहब्बत है, बल्कि उससे जिसे हमें बेपनाह नफ़रत भी है, और हम उससे नफ़रत भी ना करें। अभिनय के शब्दों में एक दर्द था जो साफ साफ पता चल रहा था। वो अपने हाथों से उस कब्र पर लिखे नाम के ऊपर हाथ चलाने लगा, जहाँ लिखा था हफ्सा मीरजान। इस नाम को पढ़ते हुए अभिनय की आंखों के सामने पुरानी कुछ यादें घूमने लगी। आखिर ये वही शख्स थी जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उसे एक इंसान बनाया था, इन हैवानों के बीच रहकर भी। जब से नाजिया बेगम सालों पहले उसे अपने साथ चौधरी महल लेकर आई थी, तो अभिनय जैसे छोटे से बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल था। साथ ही उन्हें राजवर्धन चौधरी के जाने के बाद अपने सारे काम अपने अंदर लेने थे, सब कुछ अपने पास रखना था। इसीलिए उन्होंने हफ्सा जान को अभिनय की देखभाल करने के लिए चौधरी महल में रखा था। बीतते सालों के साथ अभिनय का लगाव हफ्सा जान से बढ़ता ही गया और वो अब अभिनय की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुकी थी। नाज़िया बेगम ने हफ्सा जान को वृद्धा आश्रम से लाया था, इसलिए उनके पास भी अपना कहने को कोई नहीं था। और जैसे ही उनके आत्मा में अभिनय आया, उसकी ममता एक बार फिर से जाग उठी। वो अभिनय को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखने लगी। वक्त के साथ उनको नाज़िया बेगम की सच्चाई और अक्षराज के बारे में भी पता चल चुका था। अभिनय भी हर एक बात उनसे आकर शेयर करता था। माँ के न होने के बावजूद भी हफ्सा जान ने अभिनय को कभी ये महसूस नहीं होने दिया। पर 2 साल पहले सब कुछ बदल गया। जैसे ही वो बिहार से बाहर रह रहे अभिनय को जब ये खबर मिली कि हफ्सा जान अब नहीं रही, वो अपने सारे काम छोड़ वापस बेगूसराय आ गया। उसके लिए वो दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतना कि वो बिल्कुल पागल हो चुका था। इसलिए जब डॉक्टर ने नाज़िया बेगम को अभिनय करने के लिए कुछ दिनों के लिए हफ्सा जान की यादों से दूर जाने के लिए कहा, तो नाज़िया बेगम ने उसे ज़्यादा दूर न भेजते हुए उसे पटना भेज दिया। और फिर वहाँ उसकी मुलाकात कृति से हुई, जिसे ना जानकर भी अभिनय ने उसे देखते देखते खुद को ठीक किया। ये सब याद आते ही अभिनय की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, अम्मा हम फिर से हार गए, एक बार फिर से। वो लड़की जिससे हमको मोहब्बत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि अक्षराज ठाकुर हमारे भाई की बीवी है अम्मा। ये कहते हुए अभिनय के आंसू उस कब्र के ऊपर गिरने लगे। उसने धृति से दूर जाने का फैसला तो ले लिया था, पर दिल के एक कोने में कृति हमेशा रहेगी। आखिर पहली मोहब्बत थी वो उसकी, और पहली मोहब्बत को कौन भूल पाता है। अभिनय के हर एक कोने का बोझ उसके चेहरे पर दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस लिया, कहा, हम जानते हैं ये गलत है, इसलिए हम खुद को दूर रख रहे हैं, शायद यही ठीक है सबके लिए। ये कहते हुए वो चुप हो गया। वो हर बार ऐसे ही जब बहुत परेशान होता था तब यहाँ आ जाया करता था। ये पूरी फील्ड उसकी थी, पर उसने यहाँ किसी भी तरह का काम करने से मना किया था, क्योंकि यहाँ उसकी अम्मा की कब्र थी। वो हर एक बात शेयर कर चुका था अम्मा से। हर एक उनके जाने के बाद
वो यहीं आकर बैठ जाया करता था। थोड़ी देर वो वैसे ही बैठे रहने के बाद अभिनय ने उस कब्र को देखते हुए कहा, परसों परसों शादी है हमारी अम्मा, पर जो परसों होगा वो आज तक किसी ने देखा क्या, सोचा भी नहीं होगा। अक्षराज अपने ख्यालों में गुम बालकनी में खड़ा था, या ये कहे कि वो धृति का ही इंतज़ार कर रहा था। जब तक वो उसे अपने बाहों में नहीं ले लेता उसे नींद नहीं आ पाती थी। पता नहीं क्या नशा था कृति के अंदर, और साथ ही साथ वो सोच रहा था कल की शादी के बारे में। उसके मन में हजार ख्याल चल रहे थे। वो चाहे तो ये सालों पहले भी कर चुका होता, लेकिन कुछ वजहों की वजह से वो आज तक रुका हुआ था। शायद उसकी ज़िंदगी उसे कृति से मिलवाना चाहती थी। वो सारी दुनिया को जीत कर धृति के पास आया था, उसके सामने खुद को हार गया था, पर फिर भी वो खुद को हार कर भी खुश था। और अगर हार में कृति शामिल हो तो वो हर बार हारना पसंद करेगा। आखिर सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ, इधर तेरे आगे ही मैं हारा, किया तूने क्या असर। यही सोचते हुए अक्षराज ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो हर बार बता देती थी कि वो किसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने बैग पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसके चेहरे की स्माइल अब और बड़ी हो गई और उसने उस हाथ को पकड़ अपने सामने खड़ा कर दिया। धीरे धीरे अपना सिर नाम हिलाते हुए कृति बोली, आपने फिर से पहचान लिया हमको। अक्ष कहाँ वो उसे डराना चाहती थी और ये अक्ष था कि बार बार उसे पकड़ लेता था। अक्षराज ने कृति को रेलिंग और खुद के भी फंसाते हुए कहा, तुम हमारी रूह में बसती हो कृति, और हम अपनी आंखें बंद भी कर ले तो हर बार हम तुम्ही को चुनेंगे, क्योंकि इस दिल में तुम सिर्फ बसती ही नहीं हो बल्कि इस पर राज भी करती हो। अक्षराज की इतनी इंटेंस बातें सुन कृति का दिल जोरों से धड़कने लगा। भले ही अक्षराज ने ऐसा बहुत बार कहा था जिससे कि कृति अपनी सांस लेना ही भूल जाती थी, पर वो हर बार कुछ ऐसा बोल जाया करता था जिसे सुन वो समझ जाती थी कि अक्षराज ठाकुर की मोहब्बत होना एक नायाब चीज़ है। धृति ने अपने हाथों को अक्षराज की बॉडी से लपेटा और अपनी आंख बंद करते हुए उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, देयर इज़ नथिंग लेस फॉर मी अक्ष, आई वॉन्ट टू चेरिश योर फॉरएवर इन माई आर्म्स, यू आर माई फॉरएवर। ये सुन अक्षराज अपने होठों को कृति के सिर पर रखते हुए उसे धीरे से चूम लिया और अगले ही पर उसने कृति को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, आज की रात हम इस बादलों के नीचे तुमको अपनी बाहों में लेकर सोना है कृति, पूरी रात। अक्षराज की ये बात सुन कृति ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अक्षराज ठाकुर जिसके कदमों के नीचे पूरा बेगूसराय रहता है, वो उसके साथ ऐसे बादल भरे आसमान के नीचे सोने की बात करेगा। सच में अक्षराज अपने शब्दों में काफ़ी अच्छा था, पर उसे क्या पता था कि अक्षराज की ये साइड बस उसके लिए ही रिजर्व्ड है। बाकी लोगों के सामने तो अक्षराज का कहना भी बहुत बड़ी बात है। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अक्षराज की तरफ देखा, जिसे देख अक्षराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धृति के गालों को चूमते हुए मैट्रेस पर उसे आराम से सुला दिया। अभी कुछ देर पहले ही अक्षराज ने बालकनी में मैट्रेस को फिक्स किया और एक ब्लैंकेट के साथ 2 पिलो भी सेट किए थे। वो पहले से ये सब करके तैयार था। अगर बात सिर्फ उसकी रहती तो वो कभी इस सब की फिक्र नहीं करता। वो तो बस ऐसे ही फ्लोर पर लेट जाता और बादल भरे आसमान को वो पूरी रात देखता रहता। पर वो कभी धृति को हर्ट होता नहीं देख सकता था। वो क्या थी उसके लिए ये अब सब जान चुके थे। धृति को मैट्रेस पर लिटाने के बाद वो भी उसके ऊपर आ चुका था। उसने कृति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, कल हम लोग सुबह सुबह राजगीर जा रहे हैं धृति, पर शादी। धृति ने बाहर जाने का नाम सुनते ही कहा, आखिर वो लोग बाहर चले जाएंगी तो ये शादी कैसे रोकेंगे। अक्षराज ने ये सुनते ही कहा, शादी राजगीर में होने वाली है, इसलिए कल सुबह ही सब लोग वहाँ जा रहे हैं। पूरी बात सुन कृति ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके हाँ करते ही अक्षराज ने अगले ही पर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे पैशनेटली चूमने लगा। वो लगातार उसके होठों को शक और लिक किए जा रहा था। वो एक पल के लिए खो चुका था धृति की बाहों में। उसके हाथ धृति की बॉडी पर फिसल रहे थे।
धृति की बॉडी पर फिसल रहे थे। धृति ने भी अपने हाथ अक्षराज के मैसी बाडों में डाल दिए और उसे हल्के हाथों से सहलाने लगी। वो पूरी तरह से अक्षराज की बाहों में लिपटी हुई थी। तभी अक्ष ने अपने दांतों से कृति के लिप्स पर बाइट करते हुए कहा, आई एम एडिक्टेड टू योर लिप्स बीबी। और इतना कहकर उसने एक बार फिर से कृति के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो अब धृति को पैशनेट होकर किस कर रहा था। उसके हाथ लगातार धृति के बैग पर फिसल रहे थे। वो धृति के ब्लाउज के हुक खोल रहा था। वो धृति के होठों से धीरे से दूर हुआ और धृति के चेहरे को देखने लगा, जो अब पिंक हो चुका था। दोनों की गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, इतने कि उनकी सरगोशी खुले आसमान में गूंज रही थी। अक्षराज ने अपने होठ धृति के नेक पर रख दिए और अपने दिए लव बाइट्स के ऊपर ही एक बार फिर से उसे शक करने लगा। धृति ने धीरे से बंद करते हुए अपनी नेक का और एक्सेस उसे दे दिया और धीरे ने कहा, अब धीरे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दांतों की मदद से उसकी स्ट्रेप्स को नीचे करने लगा और अगले ही पल उसकी नज़र कृति के बॉसम पर थी, जिसके ऊपर कल रात के दिए निशान और लव बाइट्स दिख रहे थे। ये देखते ही अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने धीरे धीरे धृति की अपर बॉडी के ऊपर हिस्से में किस करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उसकी बॉसम को प्रेस करने लगा। उसका पूरा दिमाग अब ब्लैंक हो चुका था और वो उस पल में पूरी तरह खो चुका था। अक्षराज ने अपना सिर उसके बॉसम से निकाला और उसके होठों पर पिक करते हुए कहा, सॉरी, लेकिन हम अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को बीवी। ये सुनते ही धृति ने अपनी आंखें खोली और अक्षराज के बैग को सहलाते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देखते ही अक्षराज नीचे की तरफ बढ़ने लगा और धृति के कमर पर आते हुए उसके नेवल में अपने जीभ डाल उसे सर्व करने लगा। अक्षराज अपना सिर ऊपर उठाते हुए बोला, आज कुछ नया करते हैं कृति। राइड ऑन मी धृति। अक्षराज की ये लाइन सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई। वो अक्ष को अपनी आंखें फाड़े देखने लगी कि तभी अक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन करेंगे। पर अभी वो इतना ही कह पाया था कि कृति ने अक्ष को पलट दिया और एक झटके से उसके ऊपर आकर बैठ गई और बोली, नहीं नहीं, हमको अभी करना है। ये सुनते ही अक्षराज ने कृति के बालों को सहलाया और उसके कान के पीछे उसके बालों को टक कर दिया। कहा, नहीं धृति, तुम आराम करो, अब हमें कल जाना भी है। ये सुनते ही कृति की आंखें छोटी हो गई और बोली, किसी और दिन क्यों, आज क्यों नहीं। धृति का जवाब सुन अक्ष कृति के कमर को पीछे से सहलाते हुए कहा, तुम अब आराम करो बीवी। नहीं नहीं, हम अभी करेंगे। और इतना कहते हुए धृति अक्ष के अंदर एक झटके में समा गई। धृति के हाथ अक्षराज के सीने पर कस गए। धृति ने अक्ष के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसे अपने कमर के ऊपर रख दिया और बोली, होल्ड मी अक्ष। और फिर खुद मूव होने लगी। अक्ष की आंखें प्लेजर से भर चुकी थी और उसके हाथ धृति पर कस चुके थे। ये सच में नेक्स्ट लेवल का था जो अभी अक्ष महसूस कर रहा था। दोनों की मौन और सिसकियों की आवाज़ वो खुले आसमान में गूंज रहा था। अब धृति मूव हो रही थी। कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे के आगोश में समाये रहे। तभी कृति ने कहा, आई लव यू अक्ष, लव यू सो मच धृति। ऐसे ही पता नहीं कब बादलों को देखते देखते उसकी आंखें लग गई और वो दोनों सो गए। चौधरी महल अभिनय अपने कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आया। वो सुबह जाने के बाद एक बार भी चौधरी महल में नहीं आया था और ना ही वो आना चाहता था। ये सजावट देख उसके दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वो अब जाकर आया था क्योंकि ये सब वो बिल्कुल देखना नहीं चाहता था और रात होने की वजह से पूरा चौधरी महल अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ बस इक्का दुक्का लाइट जल रही थी। अभिनय कमरे के अंदर आते हुए लाइट्स ऑन की और जैसे ही लाइट ऑन हुई उसकी नज़र कॉट पर रखे शेरवानी पर गई। उसकी शादी की शेरवानी। अभिनय के कदम डगमगा गए। हाँ, उसने ड्रिंक की हुई थी। उसने पहले कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया था, पर हफ्सा जान और उसकी मौत के बाद उसने पीना शुरू कर दिया। वो बस दो ही शर्तों में दारू को हाथ लगाता था, जब पहला वो बहुत खुश होता था या दूसरा जब वो बहुत दुख में होता था। उसने खुद को संभाला और उस शेरवानी को अपने हाथों में लेते हुए देखने लगा। जैसे जैसे उसकी नज़र शेरवानी पर घूम रही थी, एक सैड स्माइल उसके चेहरे पर आ रही थी।
खूबसूरत हो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं हो, अभिनय ने अपने नशे भरी आवाज़ में कहा। वो इस सुंदर सी शेरवानी को एकटक देखे जा रहा था, पर अफसोस ये थी कि शेरवानी अब कोई काम की नहीं, क्योंकि शादी तो होने से रही। ये सोचते हुए अभिनय ने उसे वापस से सोफे पर फेंक दिया और एक एक कर अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसने अपने हाथ शेरवानी को लेने के लिए बढ़ाया ही था कि वो उसे ट्राई कर रहा था, पर जैसे ही वो अभी शेरवानी को टच कर पाता, उसकी बॉडी हार्ड हो गई और वो रुक गया। उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने अपनी नज़र सामने आईने पर घुमाई और अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गई। ये हाथ किसी और के नहीं बल्कि साक्षी के थे। वो अपने हाथों से सड़कली अभिनय की बॉडी को टच कर रही थी। उसके आंखों में उसकी इंटेंशन साफ दिख रही थी। वो अभिनय का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अभिनय पे पड़ी, वो जल्दी उसके पीछे आ गई और उसे ये बात पता थी कि आज उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो कभी भी अभिनय के इतना करीब नहीं आई थी। आज पहली बार था जब वो अभिनय को इतना पास से महसूस कर रही थी। उसने अभिनय की बॉडी को कई दफ़ा देखी थी, पर आज उसे छूने का मौका मिल गया था। अभी साक्षी अपने ख्यालों में खोई थी कि अभिनय उसे गुस्से से देख रहा था। उसने एक झटके से साक्षी को खुद से अलग किया। उसके ऐसा करते ही साक्षी 2 कदम पीछे हो गई और बिस्तर की साइड को पकड़ते हुए खुद को संभालने लगी। अभिनय अभी गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की उसके कमरे में ऐसे घुस जाएगी। उसने ड्रिंक की हुई थी, वो पागल नहीं हुआ था जो उसे देख वो ऐसे बहक जाएगा। साक्षी ने अभिनय की गुस्से भरी आंखों को इग्नोर करते हुए कहा, ये कैसी हरकत है अभिनय? आप हमको ऐसे कैसे दूर कर सकते हैं? हम आपकी होने वाली बीवी हैं। होने वाली बीवी हो, हुई नहीं हो, हमारे पास भी आई ना तो ऐसा गायब करवा देंगे कि कोई जान भी नहीं पाएगा कि साक्षी ठाकुर जैसी कोई लड़की भी थी। अभिनय ने अपनी आंख दिखाते हुए कहा। वहीं साक्षी ये सुन डर चुकी थी, पर उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, धमकी दे रहे हैं आप हमको अभी? हाँ, धमकी नहीं देते, सीधा करने की ताकत रखते हैं। कोई सह सके तो बोलो, अभी करके दिखाते हैं, पर अफसोस जिंदा नहीं रहोगी ये देखने के लिए, अभिनय ने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा। ये सुनते ही साक्षी के हाथ पाँव फूलने लगे और वो कांपते हुए बोला, बस शादी तक, फिर हम बताएंगे सबको। ये कहते हुए वो जल्दी से अभिनय के कमरे से निकल गई। कहाँ वो ये सोचकर आई थी कि आज रात अभिनय को वो अपना बना लेगी, फिर अभिनय कभी उससे दूर नहीं जा पाएगा। पर यहाँ अभिनय ने तो सारा मामला ही उलट दिया। अभिनय ने दरवाजे की तरफ देखते हुए उसे अच्छे से लॉक किया और फिर खुद की बॉडी को एक नज़र देखने लगा जहां अभी साक्षी ने छुआ था। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? इसका तो तुमको सबक ज़रूर सिखाएंगे। बस एक बार ये झमेला सारा ख़त्म हो जाए। फिर ये कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से शावर ऑन किया और खुद की बॉडी को साफ करने लगा जहां अभी साक्षी ने छुआ था। वो एक पल भी उस टच को खुद की बॉडी पर फील नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे धृति की नींद खुली और उसने अपने आँख धीरे धीरे खोलते हुए आसपास देखा। वो बिस्तर पर थी और एक पतला सा ब्लैंकेट उसे कवर कर रहा था। पर वो यहाँ कैसे आई? क्या वो अक्षराज की कल बालकनी में सोए थे? कल रात पता नहीं कब वो अक्षराज से प्यार करते हुए उसकी बाहों में ही सो गई थी। वो सब एक बार याद आते ही कृति का चेहरा चमक उठा। वो बिस्तर से उठी और फिर उसकी नज़र टाइम पर गई जहाँ 8 बज रहे थे। अक्षराज फैक्ट्री चला गया हुआ। उसने कल रात ही कहा था कि आज वह जल्दी फैक्ट्री चला जाएगा, तभी वो लोग 10 बजे राजगीर के लिए निकल जाएंगे। धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को एक नज़र देखा जहां अक्षराज की दी हुई निशानियां पर्पल हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, आज शादी है, पता नहीं आज क्या होगा। यही सोचते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। होटल का कमरा आखिरी
आखिर वक्त आ गया था। ध्यान रखना, ये बात किसी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम बस कुछ देर में शादी के हॉल में मिलते हैं। अक्षराज ने अपने फ़ोन पर उसी आदमी से कहा जिसे वो पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा था। आखिर कौन था ये शख्स? दूसरी तरफ का आवाज़ सुन अक्षराज अभी कुछ बोलने ही वाला था कि क्लोसेट रूम का गेट खुल गया और घिट्टी की हल्की आवाज़ आती है। अक्ष, क्या आप अंदर आ सकते हैं? क्या हमको आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? ये सुनते ही अक्षराज ने जल्दी से कृति को जवाब दिया, बस अभी आ रहे हैं। और ये कहते हुए उसने एक नज़र फ़ोन को देखा और कहा, तुम भी जाओ अब शादी के हॉल में। और फ़ोन कर दिया। ये कहते हुए और वो उसी तरफ क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अक्षराज क्लोसेट रूम के अंदर आया, उसके कदम अपने आप रुक गए, मानो वो अपनी जगह जम चुका हो। और आखिर जमे भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सामने धृति अपनी रॉयल ब्लू साड़ी, स्कर्ट और ब्लाउज में खड़ी थी। उसके ब्लाउज के पीछे के हुक्स अभी खुले हुए थे, जो उसकी पीठ का नज़ारा दिखा रहे थे। उसकी पतली कमर क्रिस्टल कमर के साथ सेडक्टिव लग रही थी। कृति को जैसे ही ये एहसास हुआ, अक्षराज उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी नज़रें मिरर के ऊपर डाला और अपने बालों को एक बार अच्छे से आगे करते हुए कहा, अक्ष, क्या आप ये हुक्स लगा देंगे मेरे? ये लग नहीं रहा है। अक्षराज अपने होश में आया और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके पास आने लगा। वो बिल्कुल धृति की पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया। कीजिए ना अक्ष, हम लोग को जल्दी वेडिंग हॉल में जाना है, कृति ने फिर से कहा। क्योंकि अक्षराज कुछ कर ही नहीं रहा था, उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और अपने हाथ हुक्स की तरफ बढ़ा दिए। उसने हुक्स को एक साइड एंड को पकड़ा, तभी उसकी उंगलियां धृति की बैक से टच हो गई। एक पल के लिए अक्षराज की सांसें भारी हो गई। उसके एक टच अपनी नज़र मिरर के ऊपर रखी, जहां उसे अक्षराज दिख रहा था। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और हुक्स लगाने की कोशिश की, और अगले ही पल वो सभी हुक्स एक एक करके लगा चुका था। ये फील करते ही कृति ने जल्दी से अपनी आंखें नीचे की और कहा, वो थैंक यू, आप जाइए, हम बस अभी आते हैं। पर इससे आगे कृति कुछ कहती कि अक्षराज ने अपनी हाथ उसकी कमर पर कसे और उसे एक झटके से अपनी तरफ घुमा लिया। और अगले ही पल उसने खुद को और उसे आईने के बीच कैद कर लिया। उसके हाथ कृति की कमर पर कस चुके थे और वो धृति के इतने करीब खड़ा था कि हवा भी उन दोनों के बीच से पास नहीं हो सकती थी। अक्षराज ने कृति को वैसे ही एकटक देखते हुए कहा, कृति, क्या हम तुमको किस कर सकते हैं? प्लीज़ मना मत करना। अक्षराज ने अपनी डार्क आंखों से देखते हुए कहा, जहाँ अभी बहुत सारी इमोशंस कृति को साफ दिख रहे थे। कृति अक्षराज की आंखों में अपने लिए डिज़ायर देख सकती थी। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी हाँ देखते ही अगले ही पल अक्षराज ने अपने होठ कृति के होठों पर रख दिए। उसने जैसे ही कृति को इस आउटफिट में देखा, वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से कृति की इतनी करीबी उसकी सेंस इफेक्ट हो रही थी। वो पूरी तरह धृति के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह स्मूच कर रहा था और साथ ही साथ उसके होठों को बाइट भी कर रहा था। अक्षराज का एक हाथ उसकी बॉडी को मूव कर रहा था, दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। कृति ने अक्षराज की गर्दन को पकड़ा और वह पूरी कोशिश कर रही थी अक्षराज की स्पीड मैच करने की। एक डीप पैशनेट किस के बाद अक्षराज ने अपना सिर धृति के माथे से लगाकर कहा, यू टीज योर टेस्ट अमेजिंग धृति, आई जस्ट कैन किस यू ऑल डे लाइक दिस। अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति के गाल लाल हो गए। वो ऐसा कैसे बोल सकता था, ऑल डे किस? ये बस सोचकर उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वेडिंग हॉल हर तरफ सजावट से भरी थी। लाल और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन से पूरा ये वेडिंग हॉल सजाया था। बहुत सारे लोग आ चुके थे और अभी कुछ आ ही रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने अपने पास वाले आदमी से बोला, शादी पहले तो बेगूसराय में होने वाली थी, फिर ये सब राजगीर में कैसे शिफ्ट हो गया?
हाँ, होने तो वाला था, पर अब क्या हो जाए किसको मालूम है। पैसे वाले के यही चोचले होते हैं, दूसरे आदमी ने कहा। उनकी ये बात सुन एक तीसरे आदमी ने कहा, लेकिन हमको तो पता चला है कि ठाकुर खानदान की वजह से ये जगह चेंज हुआ है। ठाकुर खानदान नहीं, वो सब तो यहाँ पहले से ही आए हैं, तो उनकी वजह से ये सब कैसे होगा। पहले आदमी ने ये सुनते ही कहा, अरे तुमको पता नहीं, ये ठाकुर खानदान और चौधरी खानदान की पुरानी दुश्मनी है। हम तो अंदर की बात सुने थे, वो भी एक बेगम साहिबा का नौकर बोल रहा था। तीसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा। ये सुनते ही पहला और दूसरा आदमी शॉक्ड हो गया। चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तुम दोनों तो ये लोगों के बीच मत फंसो, मौत ही नसीब होगी, वो भी तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दूसरे आदमी ने अपने दोनों दोस्तों को समझाते हुए कहा। पर उन तीनों की ये बात और कोई भी सुन रहा था, और ये सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, वाह इतनी बड़ी खबर और हमको तो पता ही नहीं। तो बेगम साहिबा राजगीर ऐसे ही नहीं आई, हमारा शख्स सही निकला। ये कहते हुए वो शख्स जल्दी से वहाँ से निकल गया और बेगम साहिबा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ बलराज ठाकुर और सीमा ठाकुर हॉल में आ चुके थे। वो लोग बस चुपचाप बस मंडप देख रहे थे, जिसे ऐसे देखते ही सीमा जी के आंखों में आंसू आ गए और वो बलराज ठाकुर को देखते हुए बोली, हम कितना गलत किए ना, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दिया। ये कहते हुए उन्हें हॉस्पिटल वाला दिन याद आ गया जब अभिनय ने उन्हें वो जवाब दिया था। सीमा जी का ये सवाल सुन बलराज ठाकुर बोले, और इसकी सज़ा अक्षराज आज तक तुम्हें दे रहा है। बलराज ठाकुर की ये बात सीमा जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, सज़ा नहीं है ये तो उसकी नाराज़गी है। हमने आज तक उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत कभी नहीं देखी। वो बस हमसे नाराज़ है। वो तो ऐसे ही बात कर ही रही थी, मानो खुद को दिलासा दे रही हो। बलराज ठाकुर कुछ अब नहीं बोले, क्योंकि उनके बोलने से कुछ बदलने वाला तो नहीं था। जो होना था वो हो चुका था, और जो होने वाला है अब उसको फिक्र थी, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल को समझ रहे थे। उसको बार बार अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, और उसे अपने ऊपर अब किसी की नज़र भी महसूस हो रही थी। अपना सर पूरा हॉल में घुमाते हुए देखा, पर गेस्ट के सिवाय उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था। जो हम सोच रहे हैं ये बस गलत हो, पर हमको इसके बारे में अक्षराज को बताना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। बलराज ठाकुर ने अपने मन में कहा, उनको कहीं खोया दे। सीमा जी बोली, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। पर बलराज ठाकुर उनके सवाल का जवाब दिए बिना बोले, ये अक्षराज कहाँ है। अक्षराज और धृति वो दोनों कमरे में हैं, दोनों रेडी हो रहे होंगे ना, आ जाएंगे थोड़ी देर में। सीमा जी ने बलराज ठाकुर को देखते हुए कहा, हमको काम है, हम अभी आते हैं। बलराज ठाकुर ने सीमा जी से कहा, और जैसे ही वो वहाँ से जाने के हुए उनको पंडित जी की आवाज़ आई, दूल्हे को बुला दीजिए, शादी का मुहूर्त हो चुका है। बलराज ठाकुर रुक गए और पंडित जी को देखने लगे। वो अभिनय को कैसे बुला सकते हैं, आखिर ये हक उन्होंने 24 साल पहले ही खो दिया था। वो अभी मना करने के लिए कुछ बोलने ही वाले थे कि नाजिया बेगम की तेज आवाज़ आई, दूल्हा यहाँ है पंडित जी। ये कहते हुए नाजिया बेगम अभिनय के साथ मंडप की तरफ बढ़ने लगी। अभिनय चुपचाप जाकर मंडप पर बैठ गया। पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया। ये देखते ही नाजिया बेगम बलराज ठाकुर को सीमा जी के पास आते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा ठाकुर साहब, पहले मिलने का मौका नहीं मिला। आखिर बेटे की जो शादी है, ख्याल दिमाग से निकल गया। बलराज ठाकुर और सीमा जी नाजिया बेगम की आवाज़ में छुपे ताने को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। दूसरी तरफ अक्षराज ने अपने फ़ोन पर आए मैसेज को देखा और कहा, तो तुम शादी के हॉल में पहुंच चुके हो, ठीक है। ये पढ़ते हुए उसने कमरे को अनलॉक किया और धृति की तरफ बढ़ गया, जो सीढ़ियों के पास उसका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों आज सुबह से उसे बेचैनी हो रही थी, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई अपना उससे दूर जा रहा है। वो धृति को बस गले लगाना चाहता था, क्योंकि उसके पास जाते ही वो पूरी तरह से सब कुछ भूल जाता था, उसका दिमाग शांत हो जाता था। यही सोचते हुए वो धृति की तरफ बढ़ गया, पर जैसे ही उसकी नज़र कृति के ऊपर गई,
उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने जोर से चिल्लाया कृति, और जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया। अक्षराज का एक हाथ कृति के कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। वो पूरी तरह से कृति को खुद से कसकर गले लगाए हुए था। अक्षराज की सांसें काफ़ी तेज थी और उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़क रही थी, इतना कि ऐसा लग रहा था कि वो अभी बाहर ही निकल जाएगा। धृति जो उसके सीने से चिपकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी कायम थे। आखिर वो अभी सीढ़ियों से गिरते गिरते बची थी। कृति को कुछ न कहता देख अक्षराज ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए फिर से पूछा, क्या हुआ धृति, बोलो ना, तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आगे वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अक्षराज से अभी कुछ ही पल में हमेशा के लिए दूर हो जाती अगर अक्षराज ने उसे आगे बढ़कर सही समय पर बचाया नहीं होता। कृति एक झटके से उसके सीने से लग गए, बोली, अक्ष, हम आपको खो देते अभी अभी। नहीं, हमको आपसे दूर नहीं जाना, हम ये नहीं सह पाएंगे। डर की वजह से कृति कांप रही थी और अक्षराज को कसकर गले लगाए हुए पकड़ी थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कृति ने धीरे से कहा, अक्ष, हम लोगों को अब चलना चाहिए, वक्त बीत रहा है। ये सुनते ही अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों आराम से नीचे आने लगे। उनको दोनों को जाते देख एक पिलर के पीछे से वहाँ से एक इंसान निकला। कुछ देर पहले जो नीचे खड़े लोगों की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल थी। वो अक्षराज और धृति को जाता हुआ देख रहा था। अभी बच गई है, लेकिन ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। आखिर खेल का आखिरी सफ़र शुरू हो चुका है। ये सब तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म वहाँ देखेगी अब, उस इंसान ने ये कहा और वहाँ से चला गया। शादी के हॉल में अक्षराज और धृति आ चुके थे। सबकी नज़र मंडप पर बनी हुई थी, जहाँ अभिनय चेहरे के पीछे बैठा था और पंडित जी के साथ विधि कर रहा था। बेगम साहिबा एक कोने में बैठकर आराम से शादी देख रही थी। उनके पीछे उनका खास आदमी खड़ा था, जो बीच बीच में कुछ बेगम साहिबा के कानों में बार बार आकर बोल रहा था। ये सब कुछ कोई अपनी नज़रों से नोटिस कर रहा था। साथ ही उसकी नज़र सारे खड़े मेहमानों के ऊपर बनी थी, मानो वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके आईब्रोज आपस में जुड़े थे और वो ये सब नोटिस करते हुए खुद से बोला, आपके मन में ये अभी इस खेल का हिस्सा है और ये और कोई नहीं बल्कि अक्षराज था, जो चुपचाप हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। उसके हाथों में अभी कृति का हाथ कसा हुआ था और वो कृति को अपने पास हिफाजत से रखे हुए था कि तभी धृति अक्षराज के कंधे को टैप करते हुए बोली, क्या अक्ष, हम ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं? ऐसे तो शादी हो जाएगी और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सुनते हुए अक्षराज ने कहा, ये शादी नहीं रुकेगी धृति अब। जिसे सुनते ही धृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से कहा, क्या मतलब नहीं रुकेगी अक्ष? क्या आप अभिनय की शादी उस साक्षी से होने देंगे? अक्ष, हमने ये नहीं कहा धृति, हमारा मतलब ये है कि ये शादी रोकने का अब कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया और एकटक कृति को देखने लगा। क्योंकि क्या अक्ष? कृति ने अक्षराज की आंखों में सवाल करते हुए जल्दी से पूछा। ये शादी बिल्कुल नहीं होते देख सकती थी। जब अभिनय ने अक्षराज की जान बचाई थी, तभी वो समझ गई थी कि अभिनय भी अक्षराज को अपना भाई मानता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।